98% कैट एस्पिरेंट्स नेवर मेक इट टू आईआईएम, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है दैट दे डोंट गिव मॉक्स, या फिर मॉक का एनालिसिस वो सीरियसली नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी मॉक एनालिसिस स्ट्रेटेजी दैट विल हेल्प यू इंप्रूव योर कैट स्कोर सिग्निफिकेंटली। पहला क्वेश्चन कि टोटल हम कितने मॉक्स दें। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा है। अभी से अगर आप फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स 2 मॉक हर वीक देते हो, और उसके बाद बचे हुए 2 महीने में हर दूसरे दिन एक मॉक देते हो, तो एक्चुअल कैट के पहले रफली आपने 40 बार कैट को एक्सपीरियंस कर लिया होगा थ्रू मॉक टेस्ट। अब हर मॉक में होते हैं 66 क्वेश्चंस, और आपने दिए 40 मॉक्स, तो यानी कि आपने सिमुलेटेड कैट एनवायरनमेंट में 2640 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। लेकिन क्या सिर्फ कैट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से और कैट के मॉक देने से आपका कैट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा? हरगिज नहीं। इसके लिए आपको करना होगा मॉक एनालिसिस। लेकिन इससे पहले कि आप मॉक एनालिसिस करो, देयर आर 2 थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। पहली, ऑलवेज डू योर मॉक एनालिसिस राइट आफ्टर यू आर डन विद योर कैट मॉक। आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके आपको कैट का मॉक एनालिसिस करना है। वाई? बिकॉज अगर आपने इमीडिएटली आफ्टर मॉक एनालिसिस करा तो आपको याद रहेगा उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे। और दूसरा, आपको मॉक एनालिसिस करते वक्त हर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, वो क्वेश्चन जो आपने गलत करा और वो क्वेश्चन भी जो आप गलती से सही कराए। अब क्योंकि हम मॉक एनालिसिस उसी ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में हमने मॉक को दिया था, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीआरसी सेक्शन। अब वीआरसी क्वेश्चंस को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस और नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अटेम्प्टेड क्वेश्चन में एक कैट एस्पिरेंट 4 तरह की मिस्टेक्स कर सकता है। व्हाट आर दोस 4 टाइप ऑफ मिस्टेक्स? पहली मिस्टेक, अटेम्प्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। पैसे समझ में नहीं आया या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर भी अटेम्प्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि सही लग रहा था। सेकंड मिस्टेक, क्वेश्चन को या पैसेज को गलत समझ लिया। तीसरी मिस्टेक, 2 ऑप्शन सही लग रहे थे, कंफ्यूज हो गए, 2 ऑप्शन में से एक चूज करके आ गए। और चौथी मिस्टेक, नॉट नोइंग हाउ टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब एक बार जब आपने अपने क्वेश्चंस को इन 4 बकेट्स में डिवाइड कर लिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इन चारों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। इसलिए हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ टू सॉल्व ईच ऑफ दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, नॉट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज और द क्वेश्चन। सबसे पहले तो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इट इज एन एब्सोल्यूट नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन नेगेटिव। अब अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन एनकाउंटर करते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज कि आपको वो क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया। अब इसके अगेन 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपको कुछ शब्द नहीं आते थे जिसके कारण आप पूरा पैसेज या क्वेश्चन नहीं समझ पाए, और दूसरा कारण कि आपने उसको बहुत ज्यादा जल्दी पढ़ लिया। अगर आपकी प्रॉब्लम पहली है कि आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आए, तो यू विल गो बैक, लर्न दोस वर्ड, ताकि नेक्स्ट टाइम वो वर्ड जब आप देखोगे तो आपका वो क्वेश्चन या पैसेज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज हो सकती है कि आपने उसको बहुत ज्यादा जल्दी पढ़ लिया। इफ यू आर रीडिंग टू क्विकली, यू शुड अंडरस्टैंड कि या तो आपको वो पूरी चीज समझ में नहीं आएगी, या आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको उसको वापस पढ़ना होगा। तो जल्दी पढ़ करके आपने टाइम बचाया नहीं है, आपने टाइम एक्स्ट्रा गवा दिया है। इसके लिए प्लीज स्टार्ट रीडिंग एट योर नेचुरल पेस। हो सकता है कि आप कुछ चीजें कम पढ़ोगे, बट जितना पढ़ोगे उसको आप सॉल्व कर सकोगे। एंड साथ ही में कैट में अटेम्प्ट करने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, सही अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जितना भी पढ़ो अपने नेचुरल स्पीड में पढ़ो, ताकि आपको वो पूरी चीज समझ में आए। प्रॉब्लम नंबर 2, मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और द पैसेज। कई बार क्वेश्चन का सोल्यूशन या पैसेज की एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद हमें रियलाइज होता है कि जो हमने समझा था वो तो क्वेश्चन या पैसेज की अंडरस्टैंडिंग से कोसों दूर था। अब ऐसे में हमको अगेन डायग्नोज करना होगा कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग के 2 कारण हो सकते हैं, कोई शब्द जिसका मीनिंग हमको लगता था कि कुछ है लेकिन वो मीनिंग नहीं निकला, या फिर कोई की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमने मिस कर दी, या ये भी हो सकता है कि हम कोई डबल नेगेटिव के झोल में फंस गए। अगर प्रॉब्लम पहली है कि आपको कोई शब्द का मतलब गलत पता था, तो आप वापस से वही करोगे, उस शब्द का मतलब देख लोगे। लेकिन इशू अगर ये है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दी या डबल नेगेटिव में आप उलझ गए, तब आपको सिर्फ एक मेंटल नोट बनाना है ऑफ द मिस्टेक दैट यू हैव डन। ये लैक ऑफ फोकस के कारण हो सकती है, या जस्ट इस बार आपके साथ हो गई। अब सवाल आपके मन में आएगा कि क्या सिर्फ मेंटल नोट बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एंड द आंसर इज सरप्राइजिंगली यस। सी, देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ मिस्टेक्स दैट यू कैन कमिट इन कैट। अब कैट में उन मिस्टेक्स से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन सारी मिस्टेक्स को पहले ही कर दो। अगर आपने वो सारी मिस्टेक कैट के पहले कर दी
तो द चांसेस ऑफ यू रिपीटिंग द सेम मिस्टेक इन द एक्चुअल कैट गो डाउन सिग्निफिकेंटली। एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी मिस्टेक्स आपने इस मॉक में करी है, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे इस मॉक में हुई है, उन सब का एक मेंटल नोट हो, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि ये मिस्टेक इस बार तो हो गई है, अगली बार ऑटोमेटिकली जब भी वो मिस्टेक करने आप जाओगे वो आपको याद आ जाएगी। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, गेटिंग कंफ्यूज्ड इन टू क्वेश्चन। अगर किसी भी एस्पिरेंट को वीएआरसी में एक प्रॉब्लम आती है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हर एस्पिरेंट कभी ना कभी या लगभग हर बार कंफ्यूज हो जाता है टू ऑप्शन में, और जो ऑप्शन वो सिलेक्ट करके आता है मोस्ट लाइकली वो ऑप्शन गलत होता है। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज अ सिंपल मेथड। बिफोर यू लुक एट द सॉल्यूशन फॉर एनी क्वेश्चन जिसके आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, प्लीज गो थ्रू दैट क्वेश्चन अगेन, और ये चीज अच्छे से मेंटली नोट कर लो कि व्हाट वर द रीजंस दैट यू वर थिंकिंग व्हेन यू वर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। क्योंकि आप ये पूरा मॉक एनालिसिस मॉक देने की इमीडिएटली बात कर रहे होंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था जिसके कारण आपको लग रहा था कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही क्यों सही है। वंस यू हैव रियलाइज कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, क्योंकि देन यू विल रियलाइज कि आपकी पूरी थॉट प्रोसेस में मिस्टेक कहाँ पे थी, वो कौन सा assumption था जो आपने मिस किया, या वो कौन सी की इंफॉर्मेशन थी जिसको आप मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द रीजन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज इन टू ऑप्शंस ऑफ सिमिलर काइंड। हाँ, ऐसे कई सारे और दो ऑप्शंस होंगे जिसमें आप कंफ्यूज होंगे, बट ओवर टाइम ये मिस्टेक भी सिग्निफिकेंटली एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस होने लगेगी, नॉट नोइंग हाउ टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ दिस इज वन प्रॉब्लम जो मेजरली आपको बीए के सेक्शन में आती है। बीए के सेक्शन में कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें नहीं आता कि सॉल्व कैसे करना है। इवन आफ्टर रीडिंग द डायरेक्शन हम नहीं समझ पाते हैं कि इनका सोल्यूशन कैसे होता है। ड्यूरिंग अ मॉक इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को लीव कर दो, क्योंकि आप जितना इसमें माथा खपाओगे उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि आपने टाइम वेस्ट वहां पे कर दिया और आपको कोई इंक्रीमेंटल फायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपने मॉक दिया, प्लीज अंडरस्टैंड द सोल्यूशन कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, और इमीडिएटली उसके बाद प्लीज सॉल्व 10 क्वेश्चंस ऑफ दैट टाइप। ओवर टाइम एज यू गिव मॉक मोर एंड मोर, यू विल रियलाइज कि कोई ऐसा बीए का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता है, क्योंकि जितने ऐसे टाइप थे उन सब की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो सकता है इसके बावजूद भी कैट में कोई एक नया बीए टाइप इन्वेंट कर दिया जाए जो आपने कभी नहीं देखा था, बट बिकॉज यू वुड हैव प्रैक्टिस सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीए क्वेश्चन, नो क्वेश्चन दैट कैट थ्रोज एट यू विल बी अ क्वेश्चन दैट आप डायरेक्शन पढ़ने के बाद सॉल्व नहीं कर सकते। वी कम टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, द क्वेश्चन दैट यू वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो वो क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको नहीं आता था, या दूसरा कि वो क्वेश्चन आपको आता तो था लेकिन आपको कैट के मॉक में टाइम ही नहीं मिला उस क्वेश्चन को पढ़ने का। प्रॉब्लम अगर पहली है कि आपको नहीं आता था तो उसका सोल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दूसरा रीजन होता है कि हमने उन क्वेश्चंस को देखा ही नहीं। अब अगर आपने उन क्वेश्चन को देखा नहीं है, फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस, ताकि आपको पता चले कि अगर आपके पास टाइम होता तो कितने एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल मार्क्स आप उस मॉक में लेकर के आ पाते। लेकिन हमें ये सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि कैसे हम कैट के बीआरसी सेक्शन को ऑप्टिमाइज करें, ताकि हमको जितने क्वेश्चन आते हैं कम से कम हम वो सारे तो देख लें और हम उनको अच्छे से सॉल्व कर पाए। इसके लिए यू विल हैव टू फॉलो अ रूल विच इज नोन एज द 1.5 मिनट रूल। एक बार जब आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 1.5 मिनट ऑन एनी क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस, और उन टू ऑप्शंस में कंफ्यूज होने के बाद व्हाट डू दे एंड अप डूइंग, वो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए पैसेज वापस पढ़ने लग जाते हैं, या बार बार उस पर सोचते रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि योर चांसेस ऑफ गेटिंग दोस क्वेश्चंस राइट और एक्यूरेट इंक्रीजेस ड्रामेटिकली, बट यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक बार वापस से अपने वीआरसी सेक्शन पर जाओ और देखो कि कितने वो क्वेश्चन है जहां पे आपने 1.5 मिनट से ज्यादा दिया। अब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो जहां पे आप पैसेज पढ़ रहे थे तो ऑटोमेटिकली उनका टाइम ज्यादा होगा, लेकिन हर वो क्वेश्चन इनके अलावा जिसमें आपने 1.5 मिनट से ज्यादा समय दिया, दिस इज द टाइम दैट यू हैव वेस्टेड। तो एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर 1.5 मिनट से ज्यादा आप टाइम लगा रहे हो, यू आर वेस्टिंग दैट टाइम। कैलकुलेट करो कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हुए, और अगर आप वहां से समय सेव कर लेते तो आप कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपने वीआरसी सेक्शन में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाते। अब मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द 1.5 मिनट रूल फ्रॉम योर नेक्स्ट मॉक, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका मॉक का स्कोर वीआरसी सेक्शन में बूस्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन इज डीआईएलआर। डीआईएलआर की मिस्टेक्स को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, पिकिंग अप द रॉन्ग सेट। दूसरा, नॉट नोइंग हाउ टू सॉल्व अ सेट। तीसरा, हैविंग एन इनकरेक्ट अप्रोच टू सॉल्व अ सेट। और चौथा, सिली मिस्टेक्स। एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं।
पहली प्रॉब्लम, पिकिंग अप अ रॉन्ग सेट। DILR में गलत सेट पिक करना is like going on a date with a wrong person. No matter how much time you spend, you will both realize that you have ended up wasting each other's time. DILR में कहा जाता है कि चारों सेट बनाना जनरली पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेकमेंडेड है कि आप सारे सेट्स को एक बार देखो और जल्दी से डिसाइड कर लो इन 2 to 3 मिनट्स कि आप कौन सा सेट किस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के साथ अटेम्प्ट करोगे। तो सबसे पहले आप कौन सा सेट अटेम्प्ट करोगे, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, और अगर टाइम रहा तो लास्ट में आप कौन सा सेट अटेम्प्ट करोगे। ये करने के बाद भी जब आप पहला सेट करने गए तो आपको हो सकता है रियलाइज हो कि बहुत सारा समय लगाने के बाद भी यहाँ पर आप उस सेट को क्रैक नहीं कर पा रहे हो। फिर भी आपका मन नहीं होता उस सेट से बाहर जाने का, बिकॉज रिमेंबर दिस सेट इज लाइक द डेट, जहां पर आप चले तो गए हो, कुछ बात नहीं बन रही है, बट आपका मन भी नहीं हो रहा बाहर आने का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी विल हैव टू डिवाइस अ रूल, एंड दिस रूल इज अ 7-minute रूल। अगर आप किसी DI या LR के सेट पे 7 मिनट से ज्यादा कोशिश कर चुके हो और उसके बावजूद यू आर नोवेयर नियर द सॉल्यूशन, इट इज बेस्ट दैट यू लीव द सेट। नो मैटर आपको वो सेट कितना ही ज्यादा मार्क्स दे सकता है या कितने ही सिमिलर सेट आप ऑलरेडी अपनी कैट प्रिपरेशन के दौरान सॉल्व कर चुके हो। अब कई सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है कि वो मॉक में सोचते हैं कि अभी ये सेट हम बना लेते हैं, एक्चुअल कैट में ऐसी कोई सिचुएशन आई तो हम जल्दी से सेट को छोड़ देंगे। लेकिन रिमेंबर कि जो भी हैबिट्स होती है वो हम मॉक में डेवलप करते हैं, और अगर आप मॉक में सेट को छोड़ने की हैबिट डेवलप नहीं करोगे तो आप एक्चुअल कैट में भी एक सेट से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, और वहां पर बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस आर दैट मच हायर, यू आर नेवर गोइंग टू लीव दैट सेट। अगर कोई गलत सेट पिक कर लिया है, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उससे बाहर आना है, और 7 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन गिव टू अ सेट दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 2 and 3, नॉट नोइंग हाउ टू अप्रोच अ सेट, या फिर हैविंग अ इनकरेक्ट अप्रोच टू अप्रोचिंग द सेट, अप्रोच टू अप्रोचिंग द सेट, या समथिंग लाइक दैट। चलिए, तो VRC का फंडा यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो अनअटेम्प्टेड है, वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट देम फर्स्ट विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन, ताकि हमको पता चले कि हमको वो सेट क्रैक करना आते भी है या नहीं आते। पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद आपको दो चीजें रियलाइज होगी कि या तो आपको वो सेट अप्रोच करना आता ही नहीं था, या आपकी अप्रोच गलत थी जिससे आपको ज्यादा समय लग रहा था। इन दोनों केसेस में आप उसके पूरे सॉल्यूशन को देखोगे और अच्छे से समझ लोगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये करा तो आपको रियलाइज होगा यू आर गोइंग टू फॉरगेट दैट इवेंचुअली। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उस सेट को या उसके सॉल्यूशन को एक बार रिवाइज कर लें। अब ये रिवीजन आपको कैसे करना है, देखो आइडियल होता है कि आपको सिमिलर सेट्स बहुत सारे मिल जाए जिसको आप 10-12 सेट लगा लो और आपको वो अप्रोच हमेशा के लिए समझ में आ जाए। लेकिन आइडियल केस हमेशा होता नहीं है, एंड वी डू नॉट ऑलवेज हैव एक्सेस टू दैट मेनी नंबर ऑफ सिमिलर सेट्स। इसलिए द वेरी नेक्स्ट डे व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू अप्रोच द सेम सेट अगेन। अब इसमें आप बोल सकते हो कि क्योंकि हमने इसको कल ही देखा है, हमें याद है, तो हम उसको सारा सही कर देंगे। ठीक है, हमारा मतलब यहाँ पे सही या गलत करने से नहीं है, हमारा मतलब है उस अप्रोच को सीखने से, क्योंकि आप अगले दिन उसको रिवाइज कर रहे होगे। इवन दो आपको बहुत सारी चीजें याद है, फिर भी आप उस अप्रोच को रिवाइज कर चुके होंगे, ताकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन या सेट जब अगली बार आपको कैट या कैट के मॉक में आएगा, आप उसको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से एफिशिएंटली सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम नंबर 4, सिली मिस्टेक्स। Now this is a common mistake that we do across all the 3 sections. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम उस क्वेश्चन को गो थ्रू करें, उसके सॉल्यूशन को गो थ्रू करें, समझे कि हमने मिस्टेक कहाँ पे करी थी और उसका एक मेंटल नोट बना ले। एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। इसके अलावा इस सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का कोई और तरीका नहीं है। एवरी टाइम यू गिव अ मॉक, यू विल सरप्राइज योरसेल्फ कि आप कितनी नए तरीके की और इनोवेटिव मिस्टेक्स कर सकते हो। बट ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि आप सेम तरह की मिस्टेक कभी नहीं करते हो। इसलिए जितनी सिली मिस्टेक्स हो उनको अंडरस्टैंड करो, गो थ्रू योर माइंड अगेन कि आप उस समय क्या सोच रहे थे, और उसका एक मेंटल नोट बना दो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिले सिली मिस्टेक करने की, आप वो सिली मिस्टेक तो एटलीस्ट ना करो। चलिए, द नेक्स्ट सेक्शन इज क्वांट। एक सिंपल टेक्निक जिसने मुझे हेल्प करा 99 परसेंटाइल प्लस अचीव करने के इन माय वीकेस्ट सेक्शन वाज दिस, कि जब भी मॉक आता था तो मैं सबसे पहले for the first 3 minutes I went through all the 22 questions and I used to mark all the questions जिसके कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं। नॉर्मली मेरे केस में वो कुछ 10 क्वेश्चंस होते थे और मैं कोशिश करता था कि कम से कम उनमें से 8 क्वेश्चंस तो सही कर लो। व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू विल आइडेंटिफाई व्हेन वी डू मॉक एनालिसिस फॉर क्वांट। क्वांट की मॉक एनालिसिस की मिस्टेक्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, सिली मिस्टेक्स, सेकंड, नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट, और तीसरा, नोइंग द कॉन्सेप्ट बट नॉट नोइंग द क्वेश्चन टाइप। इन 3 के अलावा आई डोंट थिंक कि क्वांट में कोई और बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हो। तो पहला, सिली मिस्टेक्स, सिमिलर स्ट्रेटेजी जो हमने पहले शेयर करी थी कि आप उस मिस्टेक को देखोगे, समझोगे कि आपने क्या किया है और उसका एक मेंटल नोट बना लोगे। एक मॉक में मैंने गलती करी कि मैंने 3 + 3 को 9 लिख दिया, लेकिन उसके बाद मैं आज तक
जानता हूँ कि 3+3 6 होता है, बहुत सिंपल चीज लग रही है, लेकिन उस दिन मुझे नहीं पता था और आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मार्क्स फॉर इट. अब द सेकंड इशू इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट यू डिड नॉट नो द कॉन्सेप्ट. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो देर इज अ वेरी लिटिल लाइकलीहुड ऑफ यू अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन करेक्टली. ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में यू हैव टू गो बैक टू ए स्टडी चार्ट. एक बार देख लो कि वो क्वेश्चन का टॉपिक जो है वो आप कब स्टडी करने वाले हो. आर यू इवन प्लानिंग टू स्टडी इट और नॉट. अगर आप उसको प्लान कर रहे हो कभी पढ़ने का तो इट इज ओके, आप वहां तक वेट कर सकते हो उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को खत्म करने का, बट इंश्योर कि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए. बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको प्लान ही नहीं कर रहे हो कभी भी पढ़ने का, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने स्टडी प्लान में डालो कि उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज इफ दैट क्वेश्चन कैन कम इन द मॉक, दैट क्वेश्चन कैन आल्सो अपीयर इन एक्चुअल कैट. और जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक उस क्वेश्चन को आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. नाउ वी कम टू द थर्ड मिस्टेक दैट पीपल मेक इन क्वांट, एंड दिस इज बाय फार द बिगेस्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ अस मेक, या बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ अस एनकाउंटर. कि कॉन्सेप्ट तो आता था लेकिन उस स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप को हम भूल गए. वो स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप चमका नहीं मॉक में सॉल्व करते वक्त, या फिर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप को हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया. अब इन तीनों प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, दैट बिकॉज यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट, आप उसका सोल्यूशन समझोगे और उस तरह के लगभग 10 क्वेश्चंस को आप इमीडिएटली प्रैक्टिस कर लोगे. यानी कि अगर आपने वो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ओवर टाइम जितने भी क्वेश्चन टाइप है वो आप कैट मॉक्स के थ्रू सारे आइडेंटिफाई कर लोगे, और एक्चुअल कैट में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन टाइप होगा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट दैट यू नो जो आपसे सॉल्व नहीं होता. नाउ दिस वाज योर सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी. प्लीज इंश्योर दैट यू आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी मॉक दैट यू आर गिविंग इन कैट. क्योंकि अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो you will never know what is the consequence of the mistakes that you are making, and you will keep repeating the same mistakes over and over again, and you are never going to improve your mock score. अब कई सारे स्टूडेंट्स डिले करते हैं मॉक देना. उनको लगता है कि जब उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब वो मॉक देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने शुरुआत में मॉक दिए तो उनका स्कोर बहुत कम आएगा, और इस तरह से वो मॉक देना बहुत लेट इनटू द कैट प्रिपरेशन शुरू कर. तो नाउ द चॉइस इज योर्स कि आपको कम मार्क्स कब लाने हैं, आज जब आप कैट प्रिपरेशन की शुरुआती फेज में हो, या तब जब आप कैट का पेपर दे रहे हो. इफ यू आर समवन जो चाहता है कि उसके कम मार्क्स आज आ जाए लेकिन वहां पे मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो प्लीज स्टार्ट गिविंग योर मॉक्स नाउ. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मॉक से डरना आप बिल्कुल बंद कर दो. भले आपको 10 मार्क्स आए या 20 मार्क्स आए, डजंट मैटर. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज मॉक इज अ सेट ऑफ 66 अपॉर्चुनिटीज ऑफ यू कमिटिंग दोज मिस्टेक्स बिफोर कैट, ताकि वो मिस्टेक आप कैट में कभी भी रिपीट ना करो. एंड प्लीज रिमेंबर, अ मॉक इज नॉट कैट, अ मॉक इज अ मॉक, and the purpose of mock is learning from your mistakes and learning for a better CAT score the next time you appear for CAT. I hope इस पूरी comprehensive strategy से आपको help मिली हो, and more important than that, you're going to actually implement this strategy the next time you give mock and the next time you analyze the mock. क्योंकि अगर आपने ये पूरी strategy सुन ली और mock analysis के बाद इसको implement नहीं करा तो आपका ये पूरा वीडियो देखना वेस्ट हो जाएगा. And a lot of aspirants ask me कि Divya, tell me what is the best time of giving a mock. The best time of giving a mock was the day when you started your CAT preparation, and the second best time is right after watching this video. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद अदर CAT aspirants who you think may get benefit from this video. I'm just starting my YouTube channel, और क्योंकि YouTube चैनल की शुरुआती फेज है तो अगर आपका कोई भी लाइक, सब्सक्राइब या सपोर्ट मिलता है तो दैट रियली हेल्प्स मी and gives me a lot of motivation. Thank you and see you in the next video.